हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। दोस्तों, आज अपन करने जा रहे हैं सीजीएल 2023 टायर 1 का 18 जुलाई 2023 शिफ्ट 1 का पेपर। इससे पहले के 14 और 17 जुलाई की शिफ्ट में डाल चुका हूं। आई होप कि वो आपने देखी होगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझको कमेंट करके बता सकते हैं। मैं वहां पे आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, द क्यूब ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू गिवन नेचुरल नंबर्स इज 1728 while the product of these two given numbers is 108. Find the difference of the cubes of these two given number. तो देखो, सबसे पहले अपन को बोला गया है कि दो नेचुरल नंबर है, मान लेते हैं ए और बी है। इन दोनों के डिफरेंस का क्यूब अपन को दे रखा है 1728 के बराबर, और इन दोनों का प्रोडक्ट अपन को दे रखा है 108 के बराबर। अपन से पूछ रहा है इन दोनों के क्यूब का डिफरेंस, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये अपन से पूछ रहा है। चलो, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो 1728 जो होता है वो 12 के क्यूब के बराबर होता है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि a माइनस बी इक्वल टू आ गया 12। अब यहाँ पे अपन a इंटू बी 108 है, तो अपन a और b को ऐसे दो नंबर देखेंगे जिनका मल्टीप्लाई 108 है और उनका डिफरेंस 12 है। तो a इंटू बी को मैं ले सकता हूं 18 इंटू 6। आप जानते हैं कि 18 इंटू 6 108 होता है, और 18 माइनस 6 करते हैं तो 12 आता है। इसका मतलब मैं a को 18 और b को 6 ले लेता हूं। तो क्या निकालना है अपन को? 18 क्यूब माइनस 6 का क्यूब। बस ये आपको सॉल्व करना है। तो देखो, 18 क्यूब अगर आपको डायरेक्ट नहीं भी मालूम तो कोई बात नहीं, आप निकाल सकते हो। 18 का स्क्वायर होता है 324, इंटू 18 करना है। तो 18 चौकू 72, 7 हासिल ऊपर चढ़ गई, 18 दूनी 36 और 7 43, 4 हासिल ऊपर चढ़ी, 18 3 54 और 4 58। तो 5832 माइनस 216। तो ये करोगे तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 5616, ऑप्शन नंबर 1। तो यही अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज। आफ्टर 6 डेज 24 मोर मैन ज्वाइंड देम। हाउ मेनी डेज विल दे नाउ टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। किसी काम को 30 आदमी 12 दिन में कर देते हैं। सेम काम को सबसे पहले 6 दिन तक 30 आदमियों ने किया, और फिर 6 दिन के बाद 24 और आदमी जुड़ गए। तो अपन को बताना है कि बाकी बचा हुआ कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो देखो, यहां पे सबसे पहली बात तो कि टोटल वर्क क्या होगा? टोटल वर्क हो जाएगा 30 इंटू 12, 30 मेन इंटू 12। यहां पे सब जगह मेन की ही बात की जा रही है, मेन के अलावा वुमेन या बच्चों की बात नहीं की जा रही। तो अपन मान लेते हैं कि जो मेन है उसकी एफिशिएंसी 1 के बराबर है। इस वजह से यहां पे मैंने मेन नहीं लिखा, उसको मैंने डायरेक्ट 1 मान लिया। इसको अपन इक्वल करेंगे तो देखो, टोटल वर्क एक तो हो गया अपने पास 30 इंटू 12। दूसरा टोटल वर्क आ जाएगा यहां से, सबसे पहले 6 दिनों तक तो 30 आदमियों ने काम किया, तो 30 इंटू 6। फिर 6 दिन के बाद 24 और आदमी जुड़ गए, तो टोटल कितने आदमी हो गए? 30 प्लस 24 54। अब इनने कितने दिन तक काम किया यही अपन को फाइंड आउट करना है। तो इसको अपन एक्स मान लेते हैं। सबसे पहले यहां पे मैं चाहूं तो 6 से काट देता हूं, नंबर छोटे हो जाएंगे। 6 से 2 बार में, 6 से 9 बार में। तो ये हो गया 30 दूनी 60, 60 माइनस 30 मतलब 30। तो एक्स इक्वल टू आ गया 30/9। 30/9 3 से कट लेंगे 10 बार में, 3 से 3 बार में। 10/3 मतलब 3 1/3। तो जो अगर यहां पे जैसे अगर मैं बात करूं, पहले अगर 30 आदमी 12 दिन तक काम करते हैं तो आप कह सकते हो कि भैया 30 आदमी 6 दिन काम करे और 54 आदमी 3 1/दिन काम करे, दोनों बराबर हो जाएगा। जैसे यहां पे 6 आदमी तो मतलब शुरुआत के 6 दिन तो वही 30 आदमियों ने ही काम किया। अब अगर अगले 6 दिन भी 30 आदमी ही काम करते तो 6 दिन में काम खत्म होता, लेकिन 24 और आदमी जुड़ गए, इस वजह से 6 दिन की जगह 3 1/3 दिन में ही बाकी का काम खत्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1। अगला चलते हैं। ए थीफ इज स्पॉटेड बाय पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। एक यहां पे ये थीफ है, ठीक है, और एक ये पुलिसमैन है। तो जो पुलिसमैन है उसने थीफ को 400 मीटर की दूरी से देखा। When the policeman starts chasing, the thief also starts running.
सीधी सी बात है कि भैया पुलिस वाला भाग रहा है तो चोर भी भागेगा, ऐसा तो नहीं है कि चोर खड़ा रहेगा, नहीं। इफ द स्पीड ऑफ द थीफ इज 32 किलोमीटर पर आवर, ये 32 किलोमीटर पर आवर है, एंड दैट ऑफ द पुलिसमैन इज 40 किलोमीटर पर आवर, देन हाउ फार वुड द थीफ हैव रन बिफोर ही इज ओवरटेकन। तो मान लेते हैं कि यहां कहीं जाके दोनों मिल जाएंगे, मतलब पुलिस वाला थीफ को पकड़ लेगा। तो अपन से ये पूछ रहा है कि ये वाली जो दूरी है ये कितनी दूरी होगी, थीफ पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय करेगा। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चंस में होता क्या है, एक चीज अपन मान के चलते हैं कि टाइम दोनों बराबर भागे, मतलब थीफ को यहां से यहां तक जितना टाइम लगा पहुंचने में उतना ही टाइम पुलिस वाले को यहां से यहां तक पहुंचने में लगा। क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि थीफ आगे जाके रुक जाएगा और वो पुलिस वाले का इंतजार करेगा कि भाई मैं यहां पे रुक गया हूं तुम मुझे आके पकड़ लो, ऐसा कभी नहीं होगा। पुलिस वाले को थीफ को भागते भागते ही पकड़ना पड़ेगा। इसका मतलब दोनों बराबर टाइम के लिए भागेंगे। अब जब कभी भी टाइम बराबर हो जाता है तो डिस्टेंस का रेशियो डिपेंड करता है स्पीड के रेशियो के ऊपर, क्योंकि अपन बोलते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब यहां पे टाइम हो गया कांस्टेंट, तो डिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्पीड के ऊपर। तो यहां पे अगर अपन मैं बात करूं पुलिस और थीफ की स्पीड के रेशियो की, तो वो क्या है, वो है 40:32, मतलब 8 से काटूंगा 8 से 5 बार में, ये 4 बार में 5:4। तो यही इनके बीच डिस्टेंस का भी रेशियो हो गया। देखो 5 और 4 में एक का अंतर देखोगे, ये अंतर कौन सा है, ये अंतर है ये 400 मीटर का जो पहले से उनके बीच था। तो ये जो एक है ये इसी अंतर को दिखा रहा है जो पहले से वहां पे था 400 मीटर का। तो टोटल थीफ कितना भागा, टोटल थीफ भागा 4 यूनिट। 4 यूनिट का मतलब एक यूनिट अगर 400 के बराबर है तो 4 यूनिट कितनी हो जाएगी, 1600 मीटर। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि पकड़े जाने से पहले जो चोर है वो 1600 मीटर भागा। तो ऑप्शन नंबर 3 यही अपन से पूछ रहा है। द क्यूब ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू गिवन नेचुरल नंबर इज 1728, while the product of these two given number is 108। तो देखो ये एकदम सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो ये है, अपन पहले ही इसको कर चुके हैं तो वापस करने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। इसका मैं डायरेक्ट लगा देता हूं 5616। आगे चलते हैं। स्टडी दी फॉलोइंग टेबल एंड आंसर दी क्वेश्चंस बिलो। ये एक टेबल अपन को दे रखी है और इसके आधार पे अपन को कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट टू दैट ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी इन स्कूल ए एंड डी टुगेदर। तो देखो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपन को दे रखे हैं ABCD के, परसेंटेज ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट दे रखी है बायोलॉजी के लिए, और रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल स्टूडेंट दे रखी है बायोलॉजी के लिए। अपन को क्या बताना है, अपन को A और D स्कूल से मतलब है, बाकी दोनों स्कूलों से कोई मतलब नहीं है। तो आप चाहो तो इनको काट सकते हो, इनका कोई काम नहीं है। ठीक है चलो, अब अपन को बताना है मेल स्टूडेंट और फीमेल स्टूडेंट के बीच का रेशियो जिनने बायोलॉजी लिए A और D दोनों स्कूल में मिला के। तो देखो सबसे पहले तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है A स्कूल में वो 900 है, और इन 900 में से 30% लोगों ने ही बायोलॉजी ली है। इसका मतलब 30% ऑफ 900 कितना हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूं 30/100 इंटू 900, मतलब कितना हो गया भैया 270। मतलब स्कूल ए में 270 बच्चों ने बायोलॉजी लिए और उसमें मेल और फीमेल का रेशियो कितना है 7:8, मतलब 7/15 और 8/15। तो 7/15 जो है वो है इसके अंदर मेल, और फीमेल कितनी है, फीमेल है 8/15। तो ये कितना हो गया 7/15, मतलब इसको चाहो तो 5 से काट लेते हैं सबसे पहले तो अपन, 15 से तो ये आई थिंक डायरेक्ट कट जाएगा क्या, 15 का तो होता है 225, तो हाँ ठीक है 15 से ही डायरेक्ट कट रहा है तो डायरेक्ट ही काट लेते हैं। 15 का ये एक बार में हो गया 15 और 12 बचा, मतलब 120, 15 का 8 बार में 120।
तो ये हो गया 18 का 7 बार में। 18 का 7 बार में कितना होता है? 126। तो ये 15 का वही 18 बार में होगा, और 18 का 8 बार में कितना हो जाएगा? अपन बोल सकते हैं 126 प्लस 18 मतलब 144। तो देखो ये तो हुआ स्कूल ए का हिसाब। इसी तरीके से स्कूल डी की अगर मैं बात करूं, तो इसमें 18% बच्चों ने बायोलॉजी लिए आउट ऑफ 800। तो सबसे पहले तो अपन को फाइंड आउट करना पड़ेगा 18% ऑफ 800, मतलब 18/100 इंटू 800। तो कितना हो गया? 18 इंटू 8 मतलब 144। मतलब 144 बच्चों ने बायोलॉजी ली है, और उसमें भी कितना रेशियो है? 5:7 का। तो यहां पे अपन देख लेते हैं 5:7 मतलब 5/12 इंटू 144। 12 का 12 बार में 12 पंजे 60, और 7/12 इंटू 144। 12 का 7 बार में कितना हो जाता है? 84। तो देखो यहां पे टोटल मेल कितने हुए? टोटल मेल हुए 126 प्लस 60, और टोटल फीमेल कितनी हुई? 144 प्लस 84। तो ये टोटल निकाल लो आप, कितना होएगा जो भी होगा अपने पास। 126 प्लस 60 हो जाता है 186, 186 डिवाइड बाय 4, 4, 8, और 14 प्लस 8 22। तो 186/228 आ गया। ये जितने से भी कटे उससे काट सकते हैं अपन। सबसे पहले तो आई थिंक 3 से कट जाएगा ये। 3 से काट लेते हैं चलो। 6 बार में, 3 बार में, 3 से 7 बार में 21, 6 बार में 18। फिर कितने से कट रहा है ये? अगर मैं बात करूँ इसकी, ऊपर वाला 3 से कट रहा है, लेकिन नीचे वाला 3 से नहीं कट रहा। तो कैसे कटेगा ये? 2 से तो नहीं कटेगा। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक। ये 62 होगा, है ना? हाँ। अब 2 से कट जाएगा ये। 2 से ही 31 बार में, और 2 से ये 38 बार में। तो ये आ गया 31:38, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इस तरीके से अपन करेंगे। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। A conical tent of height 10 मीटर and base diameter 48 मीटर was erected by a company in a park. Find the curved surface area of the tent. तो देखो एक कोनिकल टेंट है कुछ इस तरीके का। यहाँ पे अपन को क्या बोल रखा है कि जो हाइट है उसकी वो है 10 मीटर। ये हाइट 10 मीटर दे रखी है। बेस डायमीटर, डायमीटर अगर 48 है तो रेडियस कितनी हो जाती है? डायमीटर की आधी मतलब 24। वाज इरेक्टेड बाय कंपनी इन ए पार्क, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कोन का? इक्वल टू होता है पाई आर एल। एल मतलब स्लेंट हाइट। एल इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। तो ये कितना हो जाएगा? 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक ट्रिपलेट दिखेगी 5, 12 और 13 की। ये 5 का 2 बार में, ये 12 का 2 बार में। तो ये क्या हो जाएगा? 13 का 2 बार में मतलब 26। 10, 24 और 26 एक ट्रिपलेट होती है। तो मैं बोल सकता हूँ स्लेंट हाइट आ जाएगी 26। तो पाई को तो पाई रख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन में आप देख सकते हो सब जगह पाई है। रेडियस है अपने पास 24, और स्लेंट हाइट है 26। तो 24 × 26 को मैं चाहूं तो 25 स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूं, क्योंकि 24 को 25 माइनस 1, 26 को 25 प्लस 1। तो क्या हो गया? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से 25 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 625 माइनस 1 मतलब 624। तो ये आ गया 624 पाई, ऑप्शन नंबर 2। द नंबर ऑफ स्पोर्ट बाईसाइकिल सोल्ड बाय शॉपकीपर इन 5 years इज शोइन इन द फॉलोइंग बार ग्राफ। तो ये एक बार ग्राफ है। अपन से पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन द सेल ऑफ स्पोर्ट बाईसाइकिल इन द ईयर 2021 ओवर दैट इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है, चलिए 2021 में कितनी बाईसाइकिल बिकी? तो 145 बिकी। और 2022 में कितनी बिकी? 200 बिकी। तो ये अपन से पूछ रहा है कि जो 2021 में बाईसाइकिल बिकी उसमें कितना डिक्रीज आया प्रीवियस ईयर के मुकाबले, मतलब 2020 के मुकाबले। तो 2021 में बिकी 145, 2020 में बिकी थी 200। तो कितने का डिक्रीज आया? तो मैं बोल सकता हूं
कि 55 साइकिल्स का डिक्रीज आया, कितने पे? 200 पे। ठीक है, 55 साइकिल कम बिकी पिछले साल के मुकाबले। यहां पे अपन कंपेयर कर रहे हैं ओवर द प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल से। तो डेनोमिनेटर में अपन पिछले साल का डेटा डालेंगे। तो यहाँ पे 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया, 2 से आप 55 को अगर आप काटोगे तो कितना हो जाएगा ये? 27.5, मतलब 27.5% का डिक्रीज है पिछले साल के मुकाबले। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप देख सकते हो पिछले वाला जो डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन था उसने थोड़ा अपना समय ज्यादा लिया था, लेकिन ये वाले क्वेश्चन ने वो पूरा समय अपना यहाँ पे बैलेंस कर दिया। तो ऐसा ही होता है, कुछ क्वेश्चंस आपके थोड़े टाइम कंज्यूमिंग आएंगे, कुछ क्वेश्चन आसान होंगे। तो जहां पे आसान क्वेश्चन आए वहां पे अपन को टाइम वेस्ट नहीं करना। कोई क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है तो कोई बात नहीं, वो थोड़ा बहुत टाइम खाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चीज आसान है उसमें अपन को बिल्कुल भी अपना समय नहीं गंवाना। चलिए अगला चलते हैं, क्या है? यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपन को। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला इसने बोला है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना ही है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप यहां पे चाहो तो एक्स और वाई की कुछ वैल्यू डाल के भी सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप जैसा चाहो वैसा करो, बस आंसर आने से मतलब है, बाकी और कोई चीज मैटर नहीं करती। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में सबसे अच्छा है कि आप एक्स को 60 डिग्री और वाई को 30 डिग्री डाल लो। यहां पे किसी का मन करे, हो सकता है किसी का मन करा होगा कि भाई 90 और 0 डाल देते हैं। तो 90 और 0 डालने में दिक्कत क्या है कि जो 10 0 होता है वो अपने पास होता है 0 के बराबर, बट 10 90 जो होता है वो होता है नॉट डिफाइन। अब अगर 10 90 नॉट डिफाइन होता है तो कभी भी अपन नॉट डिफाइन वाली वैल्यू को नहीं ले सकते। इसके अलावा अगर किसी का मन कर रहा है कि भाई 45 डाल दो, तो 45 भी नहीं डाल सकते, क्योंकि यहां पे देखो 10 45 माइनस 10 45 जो कि 0 हो जाएगा आपस में। डेनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, इसलिए सबसे अच्छा है इसके लिए x 60 y 30। चलिए, तो साइन ऊपर में कितना आ जाएगा? 60 माइनस 30 मतलब 30। नीचे में आ जाएगा साइन 60 प्लस 30 मतलब साइन 90 इंटू टेन 60 प्लस टेन 30 डिवाइड बाय टेन 60 माइनस टेन 30। अब ये सब एंगल पे वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। साइन 30 होता है हाफ के बराबर, साइन 90 होता है 1 के बराबर, फिर टेन 60 होता है √3 और टेन 30 होता है 1/√3। नीचे में भी सेम आ जाएगा √3 माइनस 1/√3। तो ये कितना हो गया? हाफ इंटू, यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 1 4/3, 4/√3। इधर हो जाएगा 2/√3। √3 से √3 कटा, 4/2 मतलब 2, और 2 से भी 2 कट गया मतलब 1। तो ऑप्शन नंबर 3 यही इसका आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। देखो इस तरीके के एक्सप्रेशन बहुत आसान होते हैं। यहाँ पे अपन को है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये सब चीजें आपको डायरेक्ट मालूम होनी चाहिए। अगर डायरेक्ट मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। ये डायरेक्ट होता है 4ab के इक्वल, पता होना चाहिए। इसमें अपन a को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस तरीके से खोलेंगे, इधर खोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस होने की वजह से a स्क्वायर और बी स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस 2ab और इधर भी प्लस 2ab मिलके बन जाएगा 4ab। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ गया 4 इंटू ए है 326 और बी है 222 डिवाइड बाय 326 इंटू 222। तो देखो आपस में कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया? केवल 4 रह गया। तो यही अपना आंसर है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है इस तरीके के। अगर इनमें आप यहाँ पे प्लस और माइनस करके स्क्वायर निकाल के करने जाते तो आपका 1 घंटा यहीं खत्म हो जाता। तो देखो क्वेश्चन को आपको पहचानना पड़ेगा, क्वेश्चन आसान होते हैं। द थर्ड प्रोपोर्शनल टू दिस, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है? जैसे अगर 3 नंबर है ए बी सी, अगर ये प्रोपोर्शन में है तो मैं बोल सकता हूं कि भैया बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए सी। इसका मतलब सी की वैल्यू अगर अपन को निकालनी है तो सी इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर बट्टा ए। यही हुआ थर्ड प्रोपोर्शन।
तो इसका मतलब यहाँ पे अपन को थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो ए है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बी है एक्स माइनस वाई। तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी का स्क्वायर मतलब एक्स माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइड बाय ए मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, नीचे में क्या है, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। यहां पे आपस में कैंसिल आउट हो रहा है एक्स माइनस वाई, क्या रह गया एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, मतलब ऑप्शन नंबर 2। बस यही अपना आंसर है। A shopkeeper offers the following two discount schemes, two successive discount of 10% and 15%. Buy 5 get 2 free. Which scheme has the maximum discount percentage? तो देखो एक शॉपकीपर है, दो तरह के स्कीम देता है। पहली स्कीम तो ये है कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट देगा वो 10% और 15% के। मतलब पहला उसने डिस्काउंट दिया 10% का और फिर जो अमाउंट निकल के आया उस पर फिर से उसने 15% का डिस्काउंट दे दिया और फिर जो फाइनल प्राइस आएगी वो खरीदने वाले को देनी पड़ेगी। दूसरी स्कीम उसने दी कि आप 5 आइटम खरीदिए और 2 फ्री पाइए। तो अब अपन को बताना है कि कौन सा डिस्काउंट परसेंटेज अच्छा है, मतलब किस में ग्राहक को ज्यादा फायदा होगा। तो देखो सबसे पहले सक्सेसिव डिस्काउंट जब अपन को दे रखे होते हैं तो इसको अपन क्या करते हैं, सिंगल डिस्काउंट में चेंज करते हैं। सिंगल डिस्काउंट में चेंज करने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। इस फॉर्मूले से अपन इसको सिंगल डिस्काउंट में चेंज करेंगे, मतलब 10 प्लस 15 माइनस 10 इंटू 15 बटा 100। 10 से 10 बार में हो गया, 5 से 3 बार में, ये 2 बार में। 10 प्लस 15 हो गया 25, 25 माइनस 1.5 मतलब 23.5। तो 10 और 15 का जो सिंगल डिस्काउंट निकल के आता है वो 23.5% के बराबर आता है। अब ये जो दूसरी स्कीम बोल रहा है बाई 5 गेट 2 फ्री, इसमें कितना डिस्काउंट बनता है। तो देखो फ्री कुछ भी नहीं होता, फ्री कहने का मतलब है डिस्काउंट देना। जब भी आपको बोला जाए कि बाय 5 गेट 2 फ्री या बाय 7 गेट 3 फ्री, इस तरीके का कुछ भी बोला जा रहा है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि डिस्काउंट दिया जा रहा है। अपन को यही फाइंड आउट करना है कि कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है। पहले वाले में तो 23.5% का डिस्काउंट है। अब अगर दूसरे वाले में इससे ज्यादा डिस्काउंट हुआ तो दूसरी वाली स्कीम अच्छी हो जाएगी, और अगर इससे कम डिस्काउंट हुआ तो पहली वाली स्कीम हो जाएगी। तो कैसे निकालते हैं अपन इसमें डिस्काउंट, तो देखो टोटल कितने आइटम है, बाय 5 गेट 2 फ्री, 5 खरीदने पे 2 फ्री मिल रहे हैं, इसका मतलब टोटल आइटम अपन को मिल रहे हैं 7। और इसमें कितने फ्री मिल रहे हैं, तो फ्री मिल रहे हैं 2। तो यही अपना डिस्काउंट परसेंटेज हो जाएगा, 2/7 इंटू 100%। 7 से इसको काटोगे तो 7 का एक बार में 30, 7 का 4 बार में 28, 7 दूनी 14, तो लगभग 14.2 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो 28.4। मतलब इसमें अपन को 28.4% का डिस्काउंट मिल रहा है। पहली वाली स्कीम में 23.5 का मिल रहा है, तो कौन सी वाली अच्छी है, जिसमें ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें अपन को ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। A can finish a work in 20 days. B can complete the same work in 15 days. B worked for 9 days and left the job. In how many days can A alone finish the remaining work? देखो A किसी काम को 20 दिनों में कर देता है, B सेम काम को 15 दिन में कर देता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन को ये फाइंड आउट करना होगा इनकी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी के लिए अपन क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। 20 और 15 का अगर एलसीएम देखोगे तो वो कितना आएगा, 60 आएगा। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि भैया टोटल वर्क अपने पास आ गया, ये जो एलसीएम निकलता है इसको अपन मान लेते हैं टोटल वर्क, मतलब टोटल वर्क आ गया 60। ए जो है किसी काम को 20 दिन में कर दे रहा है और टोटल काम है 60, तो एक दिन में कितना काम करा उसने, 60/20 मतलब 3 काम करा। बी किसी काम को 15 दिन में कर देता है, टोटल काम है 60, तो एक दिन में कितना किया, 60/15 मतलब 4। तो ये जो होता है ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। ए की एफिशिएंसी 3 कहने का मतलब है कि ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर देता है और बी जो है एक दिन में 4 यूनिट काम कर देता है। तो बी जो है वो तेज काम कर रहा है। अब अपन से पूछा क्या जा रहा है, अपन से पूछ रहे हैं कि बी वर्क फॉर 9 days एंड लेफ्ट द जॉब। बी ने 9 दिन तक काम किया और काम अधूरा छोड़ दिया।
तो अगर बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है तो 9 दिन में कितना काम करेगा? 9 चौको 36, 36 यूनिट काम करेगा। टोटल काम है 60, 36 उसने कर दिया। तो अब कितना बचा? अब बचा 60 माइनस 36 मतलब 24। तो 24 यूनिट काम अब बचा हुआ है। अब इसको कौन करेगा? इसको ए करेगा। ए अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो जो बाकी बचा हुआ काम है उसको ए अकेला करता है और अपन से पूछ रहा है कि इस बचे हुए काम को ए कितने दिन में करेगा। तो अगर ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है तो 24 यूनिट काम करने में उसको कितने दिन लगेंगे? 24/3 मतलब 8 दिन। तो ए जो है वो बाकी बचे हुए काम को 8 दिन में कर देगा। तो यही अपना आंसर है। बस यही पूछा है इसमें। बहुत आसान से क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप इनको आसानी से कर सकते हो। टू ट्रेन्स पी एंड क्यू ऑफ लेंथ 320 एंड 540 मीटर रेस्पेक्टिवली आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स एट 108 किलोमीटर पर आवर एंड 144 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। हाउ मच टाइम विल द ट्रेन्स टेक टू क्रॉस ईच अदर कंप्लीटली। तो देखो, दो ट्रेनें हैं, कुछ एक इस ट्रैक पे चल रही है और दूसरी कुछ इस तरीके से इस ट्रैक पे चल रही है। तो अपन को ये बताना है कि भैया ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस कर देगी पूरी तरीके से। तो इसका देखो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। सबसे पहली बात तो ये कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है। जब भी ये दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में चलती है तो जो इनकी रिलेटिव स्पीड होती है वो नेगेटिव हो जाती है, मतलब दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो डिस्टेंस अपन को फाइंड आउट करना है, सॉरी टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस जो होता है वो दोनों का प्लस हो जाएगा, मतलब 320 मीटर प्लस 540 मीटर अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो डिफरेंस लेते हैं, मतलब 144 माइनस 108। अब ये ध्यान रखना कि ये जो है ये किलोमीटर पर आवर में और ऊपर जो आया था वो मीटर में था। तो दोनों की क्वांटिटी सेम करना बहुत जरूरी है। अगर क्वांटिटी अलग अलग है तो सबसे पहले क्वांटिटी सेम करो, मतलब अगर ऊपर मीटर में है तो नीचे भी मीटर पर सेकंड में चेंज करो, या नीचे किलोमीटर पर आवर में तो ऊपर भी किलोमीटर में चेंज करो। तो अब इसके लिए अपन क्या करते हैं, ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन कौन से उसमें आप देख सकते हो टाइम सारे सेकंड में है। तो ज्यादा अच्छा होगा कि नीचे किलोमीटर पर आवर को मैं मीटर पर सेकंड में चेंज कर लूं, और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर तो आ गया 320 प्लस 540 मतलब कितना हो गया 860 मीटर डिवाइड बाय 144 में से 108 अगर अपन घटाते हैं तो कितना बचता है, 36 बचेगा आई थिंक, 36। ये है किलोमीटर पर आवर में, इसको मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करता हूं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। 18 का हो गया 2 बार में, और 5 दूनी 10, 10 का ये हो गया 86 बार में। तो कितना टाइम लगेगा, 86 सेकेंड। इतना टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर 4। बस यही अपन से पूछा है। अगर ये दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में चलती तो फिर यहां माइनस की जगह प्लस आता, बाकी सब कुछ सेम रहता। इसका देखो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू D1 प्लस D2 अपॉन S1 प्लस माइनस S2। प्लस कब लगाएंगे, जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, और माइनस कब लगाएंगे, जब सेम डायरेक्शन में चलेगी। बस इस बात का ध्यान रखना है। 10 men कैन डू ए वर्क इन 25 days। 10 आदमी किसी काम को 25 दिन में कर देते हैं। आफ्टर 12 days ऑफ वर्क 3 more men were engaged to finish the work। the number of days required to complete the remaining work। देखो इस तरीके का सेम क्वेश्चन आपने इसी पेपर में पहले किया है। आई थिंक सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन था वो भी ऐसा ही है, बस थोड़ी सी डिजिट्स का चेंज किया है, बाकी सब कुछ सेम है। तो आप देख सकते हो एक ही पेपर में दो तरह के सेम क्वेश्चन दे दिए गए। तो ये बहुत अजीब सी बात है, एसएससी को थोड़ा देखना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अपने लिए तो फायदा है। तो सेम तरीका लगाएंगे। टोटल वर्क यहाँ पे भी कितना होगा, यहाँ होगा टोटल वर्क 10 मेन इंटू 25 दिन। अब यहाँ पे सब जगह मेन की ही बात की जा रही है, कहीं भी वुमेन या बॉय की बात नहीं की जा रही। तो मैं मान लेता हूं कि मेन की एफिशिएंसी 1 के बराबर है, तो मैं बोल सकता हूं कि टोटल वर्क सीधा 10 इंटू 25 आ जाएगा। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि आफ्टर 12 days ऑफ वर्क 3 more men were engaged to finish the work। तो देखो 12 दिन तक तो 25 आदमियों ने ही काम किया।
1 मिनट, 10 men कैन डू ए वर्क इन 25 days, सॉरी 25 आदमियों ने, 10 आदमियों ने, हाँ। मैं जब भी सोचूं कि यार ये ऐसा कैसे हो गया, हाँ। तो 12 दिन तक तो 10 ही आदमियों ने काम किया, तो 12 इंटू 10, फिर 12 दिन के बाद 3 और आदमी जुड़ गए, तो अब टोटल आदमी कितने हो गए, 13। तो ये जो 13 आदमी, ये बाकी बचा हुआ काम कितने दिन में खत्म करेंगे, यही अपन को बताना है, तो इसको अपन एक्स मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखो कुछ कटेगा तो नहीं, तो ये हो गया 250, ये हो गया 120, तो एक्स इक्वल टू आ गया 250 माइनस 120 मतलब 130, 130 बटा 13 मतलब 10, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10 दिन। तो 3 और आदमी जुड़ने से बाकी बचा हुआ काम 10 दिन में हो जाएगा। तो बस यही अपन से पूछ रहा है। तो काफी आसान क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 years इज इक्वल टू 25% ऑफ द प्रिंसिपल, देन द इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। तो क्या बोल रहे हैं, इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 year इज इक्वल टू 25% ऑफ द प्रिंसिपल। तो चलो ऐसे करते हैं, प्रिंसिपल को 100 मान लेते हैं, प्रिंसिपल को मान लिया 100। अब बोला जा रहा है कि 5 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के 25% के बराबर है। तो प्रिंसिपल अगर 100 है तो इसका 25% कितना हो जाएगा, 25 के बराबर हो जाएगा। मतलब अपन को बोल दिया SI फॉर 5 years, 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितने के बराबर है, 25 के बराबर है। अब देखो 25 के बराबर है 5 साल का, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितने के बराबर होगा, SI फॉर 1 year कितने के बराबर होगा, मैं बोल सकता हूं 25/5 इक्वल टू 5 के बराबर। 1 साल का SI कितने के बराबर हो गया, 5 के बराबर। अपन से पूछ रहा है देन द इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। तो कितने साल के बाद जो इंटरेस्ट होगा वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। तो देखो प्रिंसिपल है 100 और SI 1 साल का है 5, तो 5 को 100 के बराबर होने के लिए कितने साल चाहिए, 20 साल। जब भी तो होगा ना 5 100 के बराबर, 5 इंटू 20 100। तो मैं बोल सकता हूं कि भैया 20 साल के बाद जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा, मतलब 20 ईयर्स। ठीक है, तो बहुत आसान सा सवाल है, कुछ था नहीं इसमें, आप डायरेक्ट इसको मुंह जबानी भी कर सकते थे, इतना लिखने की भी आपको इसमें जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल कंप्लीटली डिवाइड दिस। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जो सबसे छोटा वाला होता है उसको अपन कॉमन लेते हैं। तो सबसे छोटा कौन सा है, जिसकी पावर सबसे कम है, मतलब 4 की पावर 12, तो इसको मैंने कॉमन लिया। तो यहाँ पे तो रह गया 1, यहाँ रह गया 4 की पावर 1, यहाँ रह गया 4 का स्क्वायर, यहाँ रह गया 4 का क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें तो कोई किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये तो सबको आता है। तो 4 की पावर 12 इंटू 1 प्लस 4 5, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 प्लस 5 21, और 4 का क्यूब होता है 64, 64 प्लस 21 मतलब कितना हो गया 85, 85। तो ये आ गया 4 की पावर 12 इंटू 85। 4 की पावर 12 तो अपन नहीं फाइंड आउट कर सकते, अब अपन को देखना है कि ये जो चारों नंबर है इनमें से कौन सा इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो 17 कर देगा, 17 का 5 बार में होता है 85, इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है वो 17 से डिविजिबल है। बाकी किसी से भी नहीं होगा, 3 से डिविजिबल नहीं हो सकता, ना तो 4 होगा ना ही 85 होगा, 7 से भी नहीं हो सकता, इसी तरीके से 11 से भी नहीं हो सकता, एकमात्र ऑप्शन कौन सा है 17। तो इसी तरीके से अपन को करना होता है। अगर मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता तो नहीं कर पाता, क्योंकि 4 की पावर 12 13 14 15 इनको नहीं निकाला जा सकता, बहुत बड़े नंबर हो जाएंगे। तो इसलिए डायरेक्ट नहीं करके अपन क्या करते हैं, सबसे छोटे वाले को कॉमन लेते हैं, बाकी जो बचता है वो बहुत छोटा सा रहता है तो उसको ऐड कर सकते हैं। तो ऑप्शन इस तरीके से दिए जाएंगे कि जो बाकी का बचा हुआ आपके पास आएगा बस उसको आपको चेक करना है, बाकी और कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं। तो 17 का 5 बार में 85 होता है, मतलब ये पूरा जो नंबर है ये 17 से डिविजिबल है। कोट ए इक्वल टू 12/5, देन द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस कोस ए इंटू कोस ए। देखो कोट ए 12/5 है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस में अपन आसानी से कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो होता है अपन ट्राइंगल बना के कर सकते हैं। तो कोट ए क्या होता है, मतलब कोट होता है अपने पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब ये जो 12 है ये बेस है और जो 5 है वो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर ट्रिपलेट यूज हो रही है, 5 12 13, तो ये जो पाइथागोरस है ये 13 हो जाएगी।
अब साइन ए होता है अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेनियस है 13, प्लस कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 12/13, इंटू कोसे के क्या होता है साइन का उल्टा, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस है 13 अपॉन परपेंडिकुलर है 5। तो बस इसको सोल्व करना है, आराम से हो जाएगा इसको, 13 से कट रहा है, 5 + 12 17, 17/5, ऑप्शन नंबर 4। बस इतना सा है इसमें। Raj income is 45,000 and his expenditure is 33,000. If his income is increased by 20% and expenditure by 12%, then what will be the percentage increased in saving? तो देखो राज की जो इनकम है वो 45,000 है और एक्सपेंडिचर 33,000 है। तो देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए, इनकम जो होता है वो इक्वल होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिला के अपन जानते हैं इनकम बनती है, मतलब एक महीने में अपन ने कितना कमाया ये इक्वल होता है कितना खर्च किया और कितना बचाया इसके बराबर। तो मैं बोल सकता हूं कि राज की इनकम 45,000 है, ठीक है भैया, उसका एक्सपेंडिचर है 33,000, तो सेविंग कितनी हो जाएगी 45,000 माइनस 33,000 मतलब 12,000, तो सेविंग हो गई राज की 12,000। क्या बोल रहा है, इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर बाय 12%, इनकम में 20% की वृद्धि हुई और एक्सपेंडिचर में 12% की वृद्धि हुई, तो अपन से पूछा है कि उसकी सेविंग में कितनी वृद्धि हुई, परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ। तो देखो 45,000 में 20% की वृद्धि हुई, इसका मतलब टोटल इनकम उसकी कितनी हो गई। तो सबसे पहले तो 45,000 का 20% निकाल लो। 45,000 का 20% निकालने का मतलब है कि 20/100 इंटू 45,000, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 45 दूनी 90, मतलब 9,000, तो 9,000 आ गया। तो 20% की वृद्धि हुई मतलब 20% उसकी बढ़ गई, तो पहले जितनी थी उसमें 20% बढ़ी, तो 45,000 प्लस 9,000 कितना हो गया 54,000, तो उसकी इनकम अब 54,000 हो गई। इसी तरीके से उसका एक्सपेंडिचर भी 12% बढ़ गया, पहले था 33,000, अब हो गया 12% बढ़ के कितना हो गया, तो सबसे पहले 12% निकाल लेते हैं 33,000 का, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 का 3 बार में 36, 3 हासिल तो 3960, तो ये हो गया 12%। अब 12% बढ़ा तो 33,000 प्लस 3,960, तो कितना हो जाएगा 36,960, तो ये हो गया उसका एक्सपेंडिचर। अब अपन को जानना है सेविंग, तो देखो इनकम हो गई 54,000 और एक्सपेंडिचर है 36,960, तो सेविंग कितनी हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी 54,000 माइनस 36,960, तो 0, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 13 में से 6 गया तो 7, 4 में से 3 गया 1, मतलब 17,040 की सेविंग करी। तो कितनी सेविंग बढ़ी, तो 12,000 से 17,040, मतलब 5,040 रुपए की सेविंग है, कितने पे 12,000 पे, इंटू 100, तो यही अपन को फाइंड आउट करना है। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 12 का कितने बार में हो गया 4 बार में 48 और 2 बार में 24, मतलब 42% की सेविंग, तो ये कितनी वैल्यू हो गई 42%। बस यही अपन को फाइंड आउट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 24, कौन कौन से नंबर 24 से डिविजिबल होंगे ये अपन को चेक करना है। तो देखो 24 से डिविजिबल होने के लिए अगर मैं 24 को दो को प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 8 इंटू 3, मतलब जो भी नंबर 24 से डिविजिबल होगा उसको 8 और 3 दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे डायरेक्ट 24 से डिविजिबल नहीं देखेंगे, अपन देखेंगे कि 8 और 3 दोनों से कौन कौन से नंबर डिविजिबल है। तो चलो सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो देखो 3 के तो डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे 9 गया, 1 और 2 3 गया, 4 और 5 9, मतलब 3 से तो डिवाइड है। अब अपन देखते हैं 8 से है या नहीं। 8 का क्या होता है, लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए, तो 512, 512 8 का क्यूब होता है, इसका मतलब ये 8 से डिविजिबल है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो नंबर है ये 8 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो फिर चॉइस से भी ये नंबर डिविजिबल होगा।
और अगर अपन को पहले भी अपना आंसर मिल गया तो बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होते, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। अगर पहला वाला अपना आंसर है तो बाकी आंसर नहीं होंगे। आप चाहो तो यहाँ पे रिवीजन के टाइम आप चेक करके देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो 6 और 6 तो अपना गया, 4 प्लस 7 होता है 11, 11 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। इसमें चलते हैं, 6 गया, 9 गया, 6 गया, 2 प्लस 8 होता है 10, 10 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 6 गया, 6 गया, 5 और 2 7, 7 और 8 15, मतलब 3 से तो हो सकता है। तो अब 8 से होता है या नहीं होता, ये अपन को चेक करना पड़ेगा। लास्ट की 3 डिजिट है 668, इसको 8 से डिवाइड करके देखो। 8 5 जो 40, 8 6 जो 48, 8 7 जो 56 और 8 8 जो 64, 28, 28 जो है वो 8 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। तो एकमात्र ऑप्शन है अपना पहला वाला। The average weight of a team of 20 people was calculated to be 59.8 kg, and it was later discovered that one weight was misread as 68 kg instead of 77 kg, the correct average weight। तो देखो, सबसे पहले तो ये बताओ कि जो 20 लोग हैं उनका एवरेज कितना है, 59.8। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या होता है, जो पहले वाला एवरेज है उसको तो ऐसे की ऐसे लिख दो। अब यहाँ पे गलती कहाँ पे हुई है, मिसरीड एज 68 केजी इंस्टीड ऑफ 77 केजी, मतलब 77 केजी होना चाहिए था लेकिन गलती से 68 केजी ले लिया। तो अपन क्या करेंगे, 68 केजी को तो हटा देंगे और 77 केजी जोड़ देंगे। इनका जो है 20 लोगों में बांट देंगे बराबर, मतलब इतने का जो एवरेज आएगा वो अपन यहाँ पे काउंट करेंगे और फिर उसको 59.8 में ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 59.8 प्लस 77 में से 68 घटाएंगे तो कितना बचेगा भैया, 7 और 2 9, 9/20, 9/20 अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास ये 0.45, है ना। 9/20 करते हैं तो 0.45, इसको जोड़ लो, कितना हो गया, 8 और 12 की 2, एक हासिल ऊपर चढ़ गई, 0 एक हासिल ऊपर चढ़ गई, तो 60.25। तो जो करेक्ट एवरेज आएगा वो आएगा 60.25। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पे कुछ नहीं करना होता, जो अपन को एवरेज दे रखा है उसको ऐसे की ऐसे लिख दो, जिसको गलत रीड किया है उसको माइनस करो और जो सही वाला है उसको ऐड कर दो। ये जो पहले का नंबर है ये पहले से ही एवरेज है, तो इसमें 20 से डिवाइड नहीं करेंगे। जो बाकी आया नया नंबर उसको 20 से डिवाइड करेंगे, मतलब उसको अपन ने 20 लोगों में बांट रहे हैं और फिर उसको अपन एवरेज में ऐड कर देंगे। बस इतना सा काम करना होता है। लेट ABC बी दी मिड पॉइंट्स ऑफ साइड PQ QR PR रेस्पेक्टिवली। चलिए PQR देख लेते हैं। PQR, तो ABC जो है इनका मिड पॉइंट है, ABC, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो इसका अपन को एरिया पूछ रहा है ट्राइंगल ABC का। तो देखो, जब भी ये मिड पॉइंट्स होते हैं तो ये जो चारों ट्राइंगल बनते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर कभी भी किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड के मिड पॉइंट से कोई नया ट्राइंगल बन रहा है तो वहां पे टोटल 4 ट्राइंगल बनेंगे और उन चारों ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो आपस में इक्वल होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि जो ABC होगा, ट्राइंगल ABC का एरिया वो कितना हो जाएगा, वो ट्राइंगल PQR के 1/4 हो जाएगा। तो ट्राइंगल PQR का एरिया है 32, 32/4 मतलब 8। ABC का एरिया कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये सब चीजें आपको डायरेक्ट मालूम है तो आप कर सकते हो, डायरेक्ट मालूम नहीं है तो फिर सोचते रह जाओगे और कोई तरीका निकल नहीं पाएगा। टू कंसेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियस 15 एंड 13 सेंटीमीटर आर गिवन। दो कंसेंट्रिक सर्किल है, कंसेंट्रिक सर्किल मतलब जिनका सेंटर सेम होता है लेकिन रेडियस अलग अलग होती है। तो मान लेता हूं पहला ये है कुछ इस तरीके का, ना एक मिनट,
तो कुछ पहला इस तरीके का है ये, और दूसरा कुछ इस तरीके का है। ये दोनों हो गए कंसेंट्रिक सर्किल और इनका सेंटर सेम है। रेडियस अलग अलग है, आप देख सकते हैं, एक की रेडियस है 15 सेंटीमीटर और एक की है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 13 सेंटीमीटर हो गया और ये हो गया, आप कह सकते हो 15 सेंटीमीटर। क्या बोला जा रहा है आपसे? फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्किल। तो जो बड़ा वाला सर्किल की कोड है जो स्मॉलर सर्किल को टच कर रही है उसकी लेंथ बतानी है। स्मॉलर सर्किल को टच कर रही है, इसका मतलब स्मॉलर सर्किल के लिए वो टेंजेंट का काम कर रही है। तो वो कोड कौन सी होगी? कुछ इस तरीके से कोड बनेगी, जो यहां पे आप बोल सकते हो कि इस स्मॉलर सर्किल को टच करेगी, और इसी कोड की लेंथ अपन को फाइंड आउट करनी है। अपन जानते हैं कि कभी भी अगर कोई लाइन सर्किल के लिए टेंजेंट का काम कर रही है तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो अगर ये 90 डिग्री का होगा तो ये ट्रिपलेट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो लेंथ है ये अपन को सबसे पहले फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए तो इसको अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रिपलेट तो होती नहीं है, 15 13 और ऐसी कोई ट्रिपलेट नहीं है, तो अपन को यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो 15 का स्क्वायर हो गया 225 माइनस 13 का स्क्वायर 159। तो 225 में से 159 गया, 15 में से 9 गया तो 6 बचा, फिर 21 में से 16 गया तो 5 बचा, मतलब स्क्वायर रूट 56। स्क्वायर रूट 56 जो होता है वो 56 होता है 8 इंटू 7। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 रूट 14, क्योंकि 4 इंटू 14 होता है अपने पास 56। इसका मतलब ये वैल्यू आ गई 2 रूट 14। और अपन जानते हैं कि कभी भी अगर कोई रेडियस किसी कोड के ऊपर 90 डिग्री बना रही है, इसका मतलब वो उस कोड को बाइसेक्ट कर रही है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो अपर पार्ट जितना होगा ये नीचे वाला पार्ट भी उतना ही होगा। तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 2 रूट 14। तो मिला के कितना हो गया? ये मिला के हो गया 4 रूट 14। तो यही अपना आंसर है। इस टाइप का क्वेश्चन पुराने पेपर्स में भी आया है, एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन था। आई थिंक बस थोड़ा डिजिट साइज चेंज होगी, वरना बाकी सब कुछ सेम था। ऑन परचेज ऑफ आर्टिकल्स वर्थ 10,000 a shopkeeper offers a flat discount of 500 to his customers. Further, by shopping using a credit card, he gives an additional discount of 7%. If a customer purchase article worth rupees 10,000 using a credit card, then how much he or she required to pay? देखो, 10,000 का आइटम खरीदने पे एक शॉपकीपर 500 रुपए का डिस्काउंट देता है, और अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की जाए तो फर्दर एडिशनल डिस्काउंट देता है 7% का। तो अपन से यही पूछ रहा है कि एक कस्टमर ने 10,000 का आइटम खरीदा और क्रेडिट कार्ड पे किया, तो उसको टोटल कितना रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। तो देखो, इसको अपन कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो 500 रुपए का डिस्काउंट दिया गया, तो 10,000 पे 500 रुपए का डिस्काउंट मतलब कितना हो गया? 9,500 रुपए हो गया। अब 9,500 पे 7% का डिस्काउंट दिया गया, मतलब टोटल वैल्यू कितनी देनी है अपन को? 93% देनी है 9,500 की। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया। 95 इंटू 93 को मैं लिख सकता हूं 94 स्क्वायर माइनस 1। 94 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, 9 4 जा 36, 36 इंटू 2 72, मतलब 3, 7 ऊपर 9 का 81, 81 प्लस 7 88 माइनस 1, मतलब 8835। तो इतना फाइनल वैल्यू उसको पड़ेगी 8,835। तो ये देखिए काफी आसान सा क्वेश्चन है, बहुत कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सीधा अपन ने क्या करा, 10,000 पे पहले तो उसको 500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। 10,000 पे 500 रुपए का डिस्काउंट दिया तो कितनी वैल्यू आ गई? 9,500। उस पे 7% का डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर 7% का डिस्काउंट दे रहे हैं मतलब टोटल कितना परसेंट अपन को देना है? 93%। मतलब जो कस्टमर होगा उसको 93% पे करना होगा। तो 93% निकाल लेंगे 9500 का, जो कि आ जाएगा
8835। इफ 10a/2 इक्वल टू x देन फाइंड x। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन अपन को कुछ इस तरीके के दे रखे हैं, तो ज्यादा अच्छा ये है कि अपन ऑप्शन से चले, डायरेक्ट तो निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। पहला वाला ऑप्शन ही देखते हैं, जैसे कि 1 माइनस कोस है अपॉन स्क्वायर रूट में 1 प्लस कोस है। तो यहाँ पे आपको कुछ बातों का ध्यान होना चाहिए, कुछ फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले मालूम है तो आप इसको बहुत आसानी से बहुत जल्दी से कर सकते हो, और अगर फॉर्मूले नहीं मालूम तो फिर आपको पता ही है भैया, थोड़ा समय तो लगेगा ही। तो इसलिए फॉर्मूलों का जितना अच्छा आपको ध्यान होगा, ज्ञान होगा, उतना आपके लिए बेहतर होगा। और नहीं तो दूसरी चीज ये है कि आप यहाँ पे एक ही कुछ वैल्यू डाल लें और उससे सोल्व कर लें, तो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है। चलो यहाँ पे अपन एक ही एक वैल्यू डाल लेते हैं। तो एक ही ऐसी वैल्यू डालनी है कि a/2 करने के बाद उसकी वैल्यू अपन को मालूम हो। तो इसलिए a को मैं क्या डाल लेता हूँ यहाँ पे 60 डिग्री डाल लेता हूँ, क्योंकि 60/2 होता है 30, और 10 30 अपन को पता है। तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 10 30, और 10 30 होता है 1/√3। अब यहाँ पे मैं पहले वाले ऑप्शन में a को 60 डाल लेता हूँ, तो cos 60 मतलब कितना हो गया 1/2। तो ये आ गया स्क्वायर रूट 1 माइनस 1/2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस 1/2। तो 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2, तो 1/√2 आ गया। नीचे में 1 प्लस 1/2 मतलब √3/√2। तो √2 से तो √2 कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 1/√3। तो आप देख सकते हो पहला वाला ऑप्शन अपना मैच हो गया, तो बाकी ऑप्शन को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आंसर नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी इस तरीके के क्वेश्चंस में जब आप कोई एंगल वैल्यू डालो तब सेफर साइड के लिए चेक करो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 60 डिग्री डालने पे कोई और ऑप्शन भी 1/√3 दे दे। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे अपन एग्जैक्ट नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट अपन 10a/2 को नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक ही कुछ वैल्यू डाल के चेक कर रहे हैं। इस वजह से इस तरीके के क्वेश्चंस में आप सारे ऑप्शंस को चेक करिए। चलिए सेकंड वाले को चेक करते हैं। तो 1 प्लस हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ, तो मैं बोल सकता हूं कि भैया ये इसका उल्टा है तो √3 आ जाएगा। जब पहले वाले का उल्टा है सेकंड वाला, तो सेकंड वाला तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि पहले वाले में अगर 1/√3 है तो दूसरे वाले में क्या आएगा √3। तो √3 तो अपना आंसर है नहीं। तीसरे वाले की अगर मैं बात करूं, तो यहां तो है कोस है -1, और कोस है कितना है हाफ, हाफ -1 मतलब -हाफ। स्क्वायर रूट में कभी भी माइनस आ सकता है क्या, तो ये तो ऐसे गलत हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगले वाले पे अगर अपन चले, तो साइन ए होता है, मतलब साइन 60 होता है √3/2। तो ये 1 माइनस √3/2 है, तो ये भी कभी भी आपके पास 1/√3 के बराबर नहीं होगा। तो आप बोल सकते हो कि पहला वाला ऑप्शन ही आपका सही है। तो ये तो हुआ, देखो एक a = 60 डिग्री डाल के मैंने करा। दूसरा तरीका ये कि आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, हो जाएगा आपके पास। लेकिन उसके लिए आपको फॉर्मूले मालूम होना चाहिए। जैसे कि एक तो ये कि 1 को मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूं, ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो अब यहां पे मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए नहीं लिख के साइन स्क्वायर a/2 प्लस कोस स्क्वायर a/2 लिखूंगा। और दूसरा एक फॉर्मूला होता है जो कोस ए है, मतलब कोस 2a जो होता है वो होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस ए को अपन लिख सकते हैं कोस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, कोस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला अगर अपन लगाएंगे तो अपन आराम से आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा आपके पास में साइन स्क्वायर a/2 प्लस कोस स्क्वायर a/2 प्लस कोस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। तो यहां पे देखो साइन स्क्वायर a/2 साइन स्क्वायर a/2 कटा, और ऊपर में कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कटा। तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर a/2, नीचे में 2 कोस स्क्वायर a/2, 2 से 2 कटा, साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर a/2। और ये सारा काम था स्क्वायर रूट में, तो जब आप स्क्वायर रूट से इसको बाहर निकालोगे तो ये स्क्वायर आपके पास हट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10a/2। तो मैं बोल सकता हूं कि ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। और एक और तरीका यह है कि इसमें ये नहीं करके अपन
1 माइनस कोसे से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे, नीचे में 1 प्लस कोसे इंटू 1 माइनस कोसे, अपने पास बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर है, दैट मीन्स साइन स्क्वायर है। और ऊपर में जो 1 माइनस कोसे इंटू 1 माइनस कोसे, तो स्क्वायर रूट से बाहर आके वो 1 माइनस कोसे रह जाएगा। फिर उसके बाद आपको ये काम करना होगा जो अपन ने किया, साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस कोस स्क्वायर ए बाई टू वाला काम तो आपको फिर भी करना होगा। टू सर्किल्स ऑफ रेडियाई 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट ए। तो देखो दो सर्किल है कुछ इस तरीके से, एक ये सर्किल मान लेते हैं और एक ये सर्किल मान लेते हैं, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं एकदम बाहर से। एक की रेडियस है 10 सेंटीमीटर, एक की है 5 सेंटीमीटर, इसकी 5 है, इसकी 10 है। और पॉइंट जो है उसका नाम दे दिया ए पॉइंट। PQ is the direct common tangent of those two circle of center O1 O2 respectively। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कुछ इस तरीके का होता है वरना, तो ये होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। O1 और O2 जो है, ये O1 बोल देते हैं, इसको O2 बोल देते हैं। द लेंथ ऑफ PQ, तो ये PQ की लेंथ अपन को फाइंड आउट करनी है। तो देखो जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है इसका निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मेन मकसद अपन को उस फॉर्मूले से है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है स्क्वायर रूट O1 O2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का। तो ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला मालूम है तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे O1 O2 क्या होता है, O1 और O2 के बीच का डिस्टेंस। तो इस केस में मैं बोल सकता हूं कि इस केस में O1 O2 R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों सर्किल आपस में टच कर रहे हैं। तो R1 प्लस R2 मतलब 10 प्लस 5 15। तो इस केस में O1 O2 कितना है, 15 के बराबर, मतलब 15 स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 10 माइनस 5 5 5 का स्क्वायर 25, मतलब 15 का स्क्वायर हो गया 225 माइनस 25 मतलब 200। तो 200 कितना होता है भैया, ये तो आप जानते हो, 200 मतलब 100 इंटू 2 मतलब 10√2। तो 10√2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, ये होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसी तरीके से एक होती है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, उसमें क्या होता है फॉर्मूला, O1 O2 का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूले आपको मालूम होंगे तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो, वरना आपको टाइम लगेगा, कोई फायदा नहीं है भैया। चलिए समय समाप्ति की घोषणा, पता ही नहीं चला कब आपके साथ समय बीत गया। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया और मुझे ध्यान पर पूर्वक सुना। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो यार प्लीज लाइक कर दो और शेयर भी कर दो। सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसके अलावा अपन इंस्टाग्राम पे है अर्पित अग्रवाल मैथ्स के नाम पे, और ए इज लाइव अपना पर्सनल पेज है, मतलब पर्सनल मेरा हैंडल है। और अर्पित अग्रवाल मैथ्स पे मैं थोड़े मीम वगैरह डालता हूँ, थोड़ा पढ़ाई लिखाई के साथ थोड़े हंसी मजाक भी चलते रहने चाहिए। और टेलीग्राम पे जरूर देख लेना एक बार अर्पित अग्रवाल मैथ्स के नाम पे। यहाँ पे मैं ये जो अपनी पीपीटी है एनोटेटेड वाली, ये मैं वहां पे एज इट इज डाल देता हूँ, ताकि बाद में भी अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, थोड़ा ये वाली जो वीडियो है ये आने में समय ज़्यादा लग गया, मैं जानता हूँ, बीच में मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। सर्दी का टाइम है तो सर्दी जुकाम चलता रहता है। और अभी भी आप देख सकते हो कि बोलने में उतनी अच्छी आवाज़ मेरी नहीं आ पा रही, इसी वजह से मैंने बीच में नहीं डाली थी, क्योंकि आवाज़ अगर ढंग से नहीं आएगी तो ना तो आप लोगों को समझ में आएगा, ना ही मुझे बताने में मजा आएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।